ये शुरू करते हैं तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम और ये हमारा हैशटैग 6 होगा। इसी तरह सारे कंटेंट हो जाएंगे और जल्द ही खत्म हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और मेरे पास जो है ऑफलाइन थोड़ा ज्यादा व्यस्तता रहता है, इसलिए ऑनलाइन करने में समय लगता है, लेकिन आपका वीडियो डेली आएगा, अवश्य आएगा। इसी तरह कंटेंट हिस्ट्री ज्योग्राफी सबका आएगा, बस आप भरोसा करें और देखते रहें। चलिए भाषण खत्म, शुरुआत करते हैं। तंत्रिका तंत्र का मतलब होता है नर्वस सिस्टम, नर्वस मतलब नस, ऐसे याद रखिएगा। तंत्रिका तंत्र जो है शरीर के सभी अंगों को एक दूसरे के साथ जो है समन्वय करता है, समन्वय करने में मदद करता है, मतलब जोड़ने में मदद करता है। देख लीजिए नर्वस सिस्टम यही है। मानव का तंत्रिका तंत्र की बात करने, ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो मानव तंत्रिका तंत्र में दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होते हैं, याद रखिएगा, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं। एक जो होता है हमारा, यहाँ पे दिखा देते हैं, दो भाग में बांटा गया है, जो कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। एक परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है जिसे PNS होता है, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, परिधि में होता है ना, याद रखिएगा। देख रहे होंगे पिक्चर में, ये एक आपका दिमाग में। अब केंद्रीय जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम होता है, वो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से संबंधित होता है, जो कि आप देख रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गए। अब जो परिधि तंत्रिका तंत्र है, जिसे PNS बोलते हैं शॉर्ट में, उसमें कपाल तंत्रिका है और मेरु तंत्रिका होता है। तो कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका दो होते हैं। तो परिधि में कौन कौन आ गए, मतलब शॉर्ट में याद रखिए, PNS में कौन कौन आ गए? कपाल और मेरु तंत्रिका। और CNS में कौन आ गए? मस्तिष्क और मेरुरज्जु, याद रखिएगा। अब इसी में चलेंगे, बाद में पढ़ेंगे मेरुरज्जु क्या है, कैसे है। अब बात करते हैं आगे। रिसेप्टर्स का नाम सुने होंगे। रिसेप्टर्स मतलब एक्सेप्ट करने वाली बात होती है। रिसेप्टर में कौन कौन होता है सुनिए। जो कि हम आंख से देखते हैं, उससे हम कान, त्वचा, स्किन, ये सब रिसेप्टर महसूस करते हैं, छूते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, है ना, ये सब रिसेप्टर में आएंगे। तो ये कुछ तंत्रिका कोशिकाओं को या कोशिकाओं की विशेष युक्तियों है, मतलब विशेष युक्तियों में बांटा गया है, जो पर्यावरण से जानकारी का पता लगाती है। ये हमारी इंद्रियों में स्थित होती है। तो रिसेप्टर हमारी इंद्रियों से, जो कि मस्तिष्क से संबंधित है। जैसे कि कान को एग्जांपल में ले लीजिए, तो कान जो है, ईयर, इसका काम क्या है? ध्वनि प्राप्त करने वाले। ध्वनि प्राप्त करने वाले को हम बोलते हैं फोनो रिसेप्टर्स, फोनो रिसेप्टर, है ना, के रूप में हम कार्य करते हैं। यह सुनने और शरीर के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है हमारा कान। आंख की बात करेंगे तो आंख क्या करता है? तो आंख को हम प्रकाश प्राप्त करते हैं आंख से, तो इसे हम फोटो रिसेप्टर बोलते हैं। फोटो रिसेप्टर मतलब देखते हैं तभी तो इसके रूप में क्या कार्य करते हैं? देखने के में मदद करता है, तो ये काम होता है। त्वचा की बात करते हैं। त्वचा क्या है? स्किन क्या है? स्किन का कहते हैं तापमान महसूस करवाता है, गर्म ठंडा का महसूस करवाता है। कोई टच करता है तो महसूस होता है, तो उसे थर्मो रिसेप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मो रिसेप्टर बोलते हैं। तो थर्मो रिसेप्टर के रूप में कार्य करता है और गर्मी और सर्दी, मतलब गर्मी और ठंडा या स्पर्श महसूस करने में मदद करता है। अब उसी तरह नाक की बात करें, इंद्रियां हैं ये सब। नाक की बात करें, नोज की बात करेंगे तो यह घ्राण, घ्राण रिसेप्टर होता है, मतलब गंध की भावना को करता है। किसी भी सूंघने की बात करता है, तो ये आप सुगंधित रिसेप्टर भी बोल सकते हैं, इसे के रूप में कार्य करता है। और यह गंध का पता लगाने में मदद करता है। कड़वा जैसे, मतलब जैसे गंध बदबूदार है कि शुद्ध है, ये भी होता है। जीभ की बात करते हैं, टंग की बात कर रहे हैं। टंग क्या है? यह स्वाद रिसेप्टर कहलाता है। स्वाद है ना, तो परीक्षण की भावना करता है। नमक खट्टा लग रहा है, कड़वा लग रहा है, कैसा लग रहा है ना, के रूप में कार्य करता है। स्वाद का पता लगाने में मदद करता है। आप देख रहे हैं नलिन अकेडमी पे, शिक्षा का सही मार्ग है सफलता की ओर अग्रसर होना। अग्रसर रहिए और अपना मानसिक संतुलन बढ़िया बनाइए। तो मानव मस्तिष्क की बात पढ़ रहे हैं, ह्यूमन ब्रेन की बात कर रहे हैं, तो चलिए हम चलेंगे इसमें। देखिएगा, मानव मस्तिष्क की बात करें, ह्यूमन ब्रेन की बात करें, तो कपाल अस्थि के नीचे कपाल गुहा में होता है। मतलब कि ये दोनों अलग है, मतलब कपाल अस्थि के नीचे, और या आप कपाल गुहा के नीचे बोल सकते हैं। तो कपाल अस्थि के नीचे, कपाल गुहा में, ऐसे याद रखिए। मतलब अस्थि बोल दीजिए, मतलब अगर कपाल की बात करेंगे, ये कपाल के नीचे बोलिएगा, नहीं तो कपाल के गुहा में बोलिएगा, इसके गुहा में हो, मतलब गुफा में, ऐसे याद रखेंगे। अब चलिए मस्तिष्क की वजन की बात करते हैं।
तो मस्तिष्क की वजन की बात कर रहे हैं, तो ये वजन की बात हो रही है, तो याद रखिएगा कि हमारे सामान्य वजन जो होते हैं 2% होते हैं, हमारे सामान्य वजन के 2% होते हैं, हमारे सामान्य वजन से 2% होते हैं, याद रखिएगा। अब बात करते हैं पुरुषों में कितने होते हैं भाई मस्तिष्क का वजन, तो 1400 ग्राम बताया गया है। महिलाओं में कितना होता है, 1300 ग्राम बताया गया है, ये राइट है। अब बालक में अगर बताया जाए, बालक मतलब बच्चा, मिडिल कहिए, 300 से 400 ग्राम बताया गया है, मतलब बालक शिशु में। और रेंज इसका बताया गया है कि लगभग बताइए कि कितना हो सकता है, तो 1300 से लेकर 1400 ग्राम तक माना गया है। और औसत अगर पूछा है तो 1300 से 1400 ग्राम बटा में आप बता सकते हैं। तो औसत एवरेज भी 1300 से 14, मतलब 1300 से 1400, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर मान लीजिए पूछते आपसे कि मस्तिष्क की कोशिका, ब्रेन सेल की बात करते हैं, तो तंत्रिका न्यूरॉन की बात करते हैं। तंत्रिका मस्तिष्क की कोशिका है जो कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तो तंत्रिका जिसे हम न्यूरॉन बोलते हैं, नर्वस सिस्टम है न्यूरॉन, मस्तिष्क जो हमारा मस्तिष्क है, यहाँ पे मस्तिष्क की कोशिका मतलब सेल जो कि मानव शरीर की सबसे लंबी सेल है, मानव शरीर की सबसे लंबी सेल है कौन, न्यूरॉन। याद रखिएगा, कोशिका विभाजन के अभाव में, अभाव मतलब कमी में, इसमें पूर्ण जन्म की क्षमता बहुत ही कम होती है, पूर्ण जन्म नहीं होता अगर डिस्टर्ब हो गया दिमाग तो, है ना, याद रखिएगा। अब बात करते हैं मस्तिष्क की बात करते हैं। मस्तिष्क का सबसे ज्यादा वसा होती है, मतलब 60% वसा होता है मस्तिष्क में। तो याद रखिएगा मस्तिष्क में सबसे ज्यादा 60% क्या होता है, वसा मतलब फैट होता है। मस्तिष्क में मस्तिष्क मतलब दिमाग, ब्रेन में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज जो है सोडियम है, Na है। क्या है, सोडियम, Na होता है सबसे ज्यादा। मस्तिष्क शरीर का लगभग 20% जो है ऑक्सीजन और ग्लूकोज का उपयोग करता है। हमारा दिमाग जो है सबसे ज्यादा मस्तिष्क में 20% ऑक्सीजन और ग्लूकोज का उपयोग करता है। और भी जानकारी लेंगे, बात करें मस्तिष्क की झिल्ली की बात करेंगे। मस्तिष्क की झिल्ली को हम क्या बोलते हैं, मेनिनजेस बोलते हैं। मेनिनजेस बोलिए या मेनिनजाइस बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहा जाता है। और इसमें जो है 3 परत होते हैं, इसमें हमारे जो मस्तिष्क में है 3 परत होते हैं। 3 परत आप देख रहे होंगे पिक्चर में, है ना, डूरा, है ना, डूरामीटर देख रहे होंगे। तो इसमें जो है हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसे ड्यूरामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पहला जो है ड्यूरामीटर होता है, और दूसरा क्या होगा, ड्यूरामीटर का मतलब समझ में आया। ड्यूरा मतलब जो होता है यह बहुत मोटी और चमड़ी, चमड़े जैसे होती है, मजबूत होती है, ये जो ऊपर वाला दिख रहे हो आप, है ना, ड्यूरामीटर होता है। ये तो आप समझ गए। एक तो सबसे बड़ी बात कि दिमाग का पहला ये पक्का बॉडीगार्ड होता है डूरामीटर, ये बात ध्यान रखिएगा। एक होता है अरेनॉइड, अरेनॉइड आप देख रहे होंगे, अरेनॉइड जो होता है ये दूसरा पॉइंट है, जो कि आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं उसके नीचे वाले भाग में होता है एरोनाइड। एरोनाइड का काम क्या है कि मकड़ी के जाल जैसा होता है, ये मकड़ी के जाल जैसा फैला रहता है, ये सुरक्षित करता है। एक होता है पिया मैटर या पाया मैटर बोलते हैं, पाया मैटर बोलिए या पिया मैटर। पाया मैटर जो होता है ये अंदर वाला जो हिसाब देख रहे हैं पाया मैटर है। पाया मैटर जो है यह अंदर होता है, सबसे अंदर वाली परत होती है, और यह बहुत ही पतली, कोमल और मुलायम कागज का होता है। क्लियर। अब बात करते हैं मानव मस्तिष्क 3 भागों से मिलकर बना होता है। तो मानव का मस्तिष्क जो है 3 भागों से मिलकर बना है, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क में बना हुआ है। तो अग्र मस्तिष्क को कहिए, पश्चिम मस्तिष्क को कहिए और मध्य मस्तिष्क को कह सकते हैं। इसमें साइज देखिए, फोर ब्रेन देखिए और हिडन ब्रेन को देख सकते हैं और मिडिल ब्रेन को देख सकते हैं। तो साइज के हिसाब से देखिए, अग्र भाग को फोर ब्रेन, पश्चिम भाग को हिडन ब्रेन, ठीक है, और मध्य भाग को मिडिल ब्रेन, याद रखिएगा, पीछे ऐसे याद रखेंगे। चलिए, अग्र मस्तिष्क का मतलब होता है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन की बात हो रही है तो इसे जो है हम प्रोसेस, देखिए ये अग्र मस्तिष्क है, फोर ब्रेन की बात कर रहे हैं, तो इसे हम एक और नाम से जानते हैं अग्र मस्तिष्क को, जिसे हम प्रोसेंस, ये जो गलत लिखा गया यहाँ पे, प्रोसेंस केलॉन बोलेंगे, ठीक है, केलॉन भी कहा जाता है। तो प्रोसेंस केलॉन कहा जाता है अग्र मस्तिष्क को, और इसका जो है 3 प्रकार में होता है, थैलेमस, ठीक है, थैलेमस याद रखिएगा, प्रमस्तिष्क मतलब जिसे सेरेब्रम बोलते हैं, याद रखना है, और भी होते हैं जिसमें हम नीचे बताएंगे,
तो 3 प्रकार के होते हैं। तो थैलेमस के बारे में आगे सुन लीजिए। थैलेमस जो है नाक, गंध, त्वचा स्पर्श करवाता है, गर्म ठंडा महसूस करवाता है, जीभ स्वाद का बात करता है, यही थैलेमस का है। और प्रमस्तिष्क का काम है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा 2/3 भाग यही है, सेरिब्रम, याद रखिएगा। और ये जो है बुद्धि, मस्तिष्क का ये इंटेलिजेंस, ब्रेन कह सकते हैं, और मेमोरी स्टोरी भी कहा जाता है सेरिब्रम को, याद रखिएगा। एगो सेरिबेलम होता है, याद रखना है, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और भी पढ़ेंगे बाद में। मानव मस्तिष्क की बात करें, ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो इसके 4 जो है लैब होता है, लैब कहा जाता है, लोब कह दीजिए या लैब कह दीजिए, हिंदी में लोब लिखाता है, याद रखिएगा। इसमें जो है 4 लोब होते हैं, जिसमें ललाट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। ललाट कहाँ पे है आपका? फर्स्ट में। और उसमें एक होता है पार्श्विक, पार्श्विका लोब, जो कि पार्श्विका लोब कहाँ है? आपके पीछे वाला, पार्श्विक माने पीछे, याद रखेंगे। और एक पश्च कपाल लोब है, पश्च माने एकदम पीछे, पश्च माने एकदम पीछे वाला, आप समझिएगा। ओसिपिटल जिसे बोलते हैं, ओसिपिटल लोब बोल दीजिए। एक होता है आपका लौकिक लोब, जो कि टेम्पोरल लोब बोलते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। टेम्पोरल है नाम। चलिए अब इसकी में जानकारी लेते हैं। तो ललाट लोब जो होता है, जिसे फ्रंटल लैब बोलते हैं या फ्रंटल लोब बोलते हैं, फ्रंटल इसे बोला जाता है। तो ये भाषण, व्यवहार, व्यक्तिगत भावना, शारीरिक गति, वृद्धि और आत्मा बोध करवाता है ललाट लोब। मतलब भाषण देना, व्यवहार की प्रवृत्ति, व्यक्तित्व की प्रवृत्ति, भावनाओं की प्रवृत्ति, शारीरिक गति की बात करता है, बुद्धि की और आत्मा बोध की बात करेगा। तो इसी से आपको ललाट से पता चलेगा, फ्रंटल लैब से पता चलेगा। एक होता है आपका फ्रंटल लैब, तो हो गए, एक हो गया पैट्रियल बोल दीजिए या प्रेट्रियल बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब पार्श्विका लोब, जिसे पेरी टेल बोल सकते हैं, पेरिटेल लोब बोल दीजिए। इसमें भाषा और प्रतीक का उपयोग करते हैं, भाषा और चिन्ह का प्रयोग करेंगे, दृश्य बोध करेंगे, देखने की बोध करेंगे, स्पर्श की भावना करेंगे, स्पर्श करता है महसूस करते हैं, दबाव की महसूस करेंगे और दर्द का भी महसूस करेंगे, मतलब दर्द और दबाव की भी, प्रेशर की भी बात करेंगे। अन्य संवेदन, जो संवेदनशील जो प्रवृत्ति है या संवेदन सूचनाओं का या संकेतों का भी अनुभव कराता है, वो है पार्श्विकी लोब, ठीक है। क्या है? मतलब जो हमारा दबाव, दर्द, अन्य संवेदी सूचनाओं का संकेत पहुंचाता हो, वो है हमारा पेरिटियल लोब, ठीक है, क्लियर हो गया। और चलिए जानकारी देते हैं। एक पश्च कपाल की बात करें, पश्च कपाल का पिक्चर देख लीजिए, पश्च कपाल पीछे है, जिसे ओसिपिटल बोलते हैं, ओसिपिटल बोल दीजिए। ये प्रकाश, रंग, गति और स्थानीय अभिविन्यास की बात करता है। पश्च कपाल जो होता है वो प्रकाश, रंग, गति, स्थानिक अभिविन्यास की बात करेगा। एक होता है डी, लौकिक लोब, जिसे हम टेम्पोररी बोल दीजिए या टेम्पोरल लोब बोल दीजिए या लैब बोल दीजिए, जो कि स्मृति की बात करता है, याद करने की बात करता है, श्रवण की बात करता है, सुनने की बात करेगा, ठीक है, भाषा की बात करेगा, संगठन की बात करेगा, पैटर्न को समझने की बात करेगा। यही है जो कि पैटर्न समझने में आता है कि कितना हम याद करें, कितना करें, कितना नहीं करें, ये सब बात होती है, इसे बांटा गया। अब चलते हैं हिप्पोकैम्पस, जिसे फिफ्थ लैब बोलते हैं। हिप्पोकैम्पस को फिफ्थ लैब बोला जाता है, ठीक है। अब ये फिफ्थ लैंप जो है, इसे हम मस्तिष्क का स्मृति संग्रहालय बोलते हैं, जिसे हार्ड डिस्क कहा जाता है। ये हार्ड डिस्क है जी, समझ गए, ये वाला जो कि आपको सी हॉर्स जैसा लगता है, जिसमें याददाश्त, मेमोरी, यादगार, है ना, तस्वीरें और सपने जमे होते हैं। इसलिए पास्ट याद आता है तो जब ये सब चीज याद आता है, इसमें इसी में सब याद आएगा। कर्मा इसी को कहते हैं, कर्मा याद करना है तो इसी में आएगा। चलिए, समुद्री घोड़े जैसा आकार है, इसके कारण यह नाम दिया जाता है। क्लियर हो गए। अब चलते हैं तीसरा पॉइंट जो है हाइपोथैलेमस। तीसरा पॉइंट आ जाइए हाइपोथैलेमस। जैसे कि 2 पढ़े लिए थे, 2 ऊपर पढ़े थे जी, 3 प्रकार में बटा है ना, तो थैलेमस पढ़ लिए, प्रमस्तिष्क पढ़ लिए। और अब जो तीसरा पढ़ने जा रहे हैं वो है थैलेमस। 3 प्रकार का था, तो थैलेमस, हाइपोथैलेमस पढ़ेंगे। थैलेमस पढ़े, प्रमस्तिष्क पढ़े, अब हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ना है तो शरीर के तापमान का नियंत्रण करता है। हाइपोथैलेमस यहाँ पे होता है, देखिए ग्रीन कलर का दिखा रहा है आपको। इसमें भूख, भावना, प्यास, डर, गुस्सा, मुस्कान, दर्द, प्रेम, नफरत, शौक, ये सभी इसी में होते हैं। देखिए इसी से संबंधित होता है भाई, समझ गए, थैलेमस भी इसी से संबंधित है। सब चीज एक दूसरे से कड़ी बना हुआ है। तो आपका अगर शरीर में हाइपोथैलेमस की बात करें, भूख की बात करें, प्यास की बात करें, डर की बात करें, मुस्कान की बात करें, नफरत की बात करें या शौक, जितने भी शौक है आपके यहाँ पे टूटते हैं, बनते हैं, ये सब हाइपोथैलेमस में होता है। तो सबसे ज्यादा हाइपोथैलेमस एक्टिविटी दिखाता है, उसी में हिसाब से चलता है। अब देखिए मध्य मस्तिष्क की बात करें, मिडिल ब्रेन की बात करेंगे और पश्चिम
मस्तिष्क की बात करेंगे जो कि हमारा हिडन ब्रेन कहेंगे, जिसे मज्जा इसमें आएगा, मेडुला आएगा, है ना। चलिए और भी कारण है, तो देखिए मध्य मस्तिष्क में बात करें तो इसे हम क्या बोलेंगे, मध्य मस्तिष्क को हम क्या बोले, तो मध्य मस्तिष्क में जो लिखा हुआ है यहाँ पे मिटा हुआ, जैसे इसमें है कि मेंसेंस या मेंसेंस जो है, मेंसेंस फेलॉन बोलिए या केलॉन बोल दीजिए, मेंसेंस फेलॉन बोला जाता है उसे, और या केलॉन बोला जाता है, याद रखिएगा ही कहा जाता है मिडिल ब्रेन को, जैसे ऊपर हम प्रोसेंसेस केलॉन बोले थे, है ना, उसी तरह मेनेंसेंस केलॉन बोलिए या फेलॉन बोल दीजिए। उसी तरह आपका पश्च मस्तिष्क को हम क्या बोलते हैं, रोम्बेंस फेलॉन, याद रखिए आप, या केलॉन, कभी कभी केलॉन दे देता है, दोनों ध्यान रखिएगा, केलॉन की जगह पे कभी कभी फेलॉन दे देता है, तो ये ध्यान रखना होगा, फा सेम ही होगा, तो ठीक है, तो केलॉन होगा इसे हम। तो आपसे पूछेगा कि मध्य मस्तिष्क को क्या कहते हैं जी, हम मेनसेंस फेलॉन कहेंगे, ठीक है, ये मिटा दीजिए, और रॉबिन सेंस फेलॉन कहेंगे। ल होता है आ की जगह पे ल भी होता है, याद रखिएगा, तो पश्चिम मस्तिष्क को हम कहते हैं। आगे चलेंगे, संवेदी अंगों पर नियंत्रण रखता है, आंख और कान का ये जुड़ा होता है, तो ये मध्य मस्तिष्क से संबंधित होता है, आंख और कान की बात करेगा। यह दिमाग का सबसे छोटा भाग होता है, मध्य मस्तिष्क, मिडिल ब्रेन, मतलब मिडिल ब्रेन, याद रखिएगा। और आंख की बात करेंगे और कान की बात करेंगे, तो ये दिमाग का सबसे छोटा भाग है, मिडिल ब्रेन। अब सोचिए पश्चिम मस्तिष्क की बात करते हैं, तो ये इसे जो है तीन भाग में इसे भी बांटा गया है, ठीक है, इसे भी बांटा गया है तीन भाग में, इसे भी बांटा गया है, जो कि मज्जा, मेडुला, इसे मेडुला ओवलगेंटा भी कहा जाता है, कि हम जानते हैं यह अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, मतलब बिना मतलब का जो बहकावा में आ जाते हैं उसको कंट्रोल करता है। उदाहरण के लिए रक्तचाप को कंट्रोल करेगा, लार का जो है आना, उल्टी होना, ये सब को कंट्रोल करता है, अनैच्छिक जो बिना मतलब के आ जाते हैं, है ना, अपवाद वाला। और यहाँ पे आंख की बात करें, ठीक है, आंख की जो कि विजुअल रिफ्लेक्स को दिखाता है, और कान जो है ऑडियोटर रिफ्लेक्स होता है, ठीक है, इन्फेरर आप बोल सकते हैं, और इसे सुपर सुपर रीडर बोल दीजिए या सुपर बोल दीजिए, तो इनर अंदर सुपर पावर, कॉलिक्यूली बोला जाता है, कॉलिक्यूली बोल दीजिए या कॉलिक्यूल बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये अपना मन से आप देख सकते हैं। अनैच्छिक क्रिया हम पढ़े, अनैच्छिक क्रिया क्या पढ़े, मेडुला में पढ़े, अनैच्छिक क्रिया मेडुला का काम है, तो अनैच्छिक क्रिया के बारे में थोड़ा और ज्यादा जानकारी लेते हैं, तो दो रूप में जानकारी लेंगे, एक जैविक क्रिया के रूप में लेंगे, एक सहायक रूप में लेंगे, मतलब एक एसोसिएट करेगा, है ना, एक बीटल करेगा, मतलब जैविक क्रिया की बात करेंगे। तो जैविक क्रिया में अगर बात करेंगे तो इनके जो है बंद होने पर जो है मृत्यु हो जाता है, तो ये बंद अगर हो गया तो मृत्यु हो जाएगा, जैसे कि श्वास का बंद होना मृत्यु है, रुधिर परिसंचरण ये सभी मृत्यु है, पाचन, उत्सर्जन, हृदय, लार का बनना, ये सब जो है आपका जैविक क्रिया में आता है। तो श्वसन होना, रुधिर ब्लड सर्कुलेशन होना, पाचन, डाइजेशन की बात करें, एक्सीलरेशन की बात करें, हृदय का हार्टबीट की बात करें, लार का बनना, सलाइवा का बंद होना, ये सब जो है हमारा जैविक क्रिया में, अगर ये सब बंद हो गया तो मृत्यु हो जाएगी। सहायक क्रिया की बात करें, तो सहायक क्रिया जो है इनके होने या ना होने से मृत्यु नहीं होती है, जैसे उबासी आना, उबासी क्या है, जमाई लेना, तो इसको आना नहीं आना कोई फर्क नहीं पड़ता, छींक आना ये और बढ़िया है, छींक नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, छींक आ रहा है तो भी दिक्कत नहीं, तो ये है खांसी का आना, कफ आना, ये सब तो क्या पड़ता, ये सहायक क्रिया है, सब बस आना जाना लगा हुआ है इसका, ठीक है। खराटा लेना, हिचकी लेना, आंखों का झपकना, खराटा तो कोई नहीं चाहता लेकिन आ जाता है, ये सहायक क्रिया में बस आ गया, जो इंडिकेशन देता है कि खराटा उराटा है तो थोड़ी सी बीमारी वानी के संकेत है, या वजन वजन के संकेत है, यही देता है। हिचकी आना, तो ये सब हिचकी तो भाई हिचकी आता है तो हम लोग बोलते सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि कभी कभी हो जाता है ना, तो हिचकी एक आपकी मनोवृत्ति की बात होती है। अब चलते हैं पूंछ की बात करते हैं। अब दूसरा है पूंछ, पूंछ जो जिसे हम ब्रिज के रूप में कहते हैं, है ना, ये इसकी भूमिका क्या होती है भाई, पूंछ जो है ब्रिज के रूप में होता है, जिसे यार क्या निद्रा चक्र का नियंत्रण करता है, ये नींद के स्लीप जो साइकिल है उसका कंट्रोल करेगा, श्वसन की लय में भूमिका देता है, श्वसन का लय बनाने में कि अच्छे से चल रहे हो कि नहीं भाई, ये काम करता है। शरीर से मस्तिष्क तक जो तंत्रिका संकेत है, नर्वस का संकेत जो सूचना होता है वो पहुंचाने का काम करता है पूंछ। अगर शरीर एवं मस्तिष्क के बीच का अगर समन्वय स्थापित करना है तो वो काम करता है पूंछ का काम करता है, वो ब्रिज का काम करता है, आप देख सकते हैं, है ना, ये हुआ। अनुमस्तिष्क की बात करें मतलब सेरे
बेलम की बात करेंगे, सेरेब्रम की बात हो गई, सेरेबेलम की बात करेंगे, छोटा दिमाग इसे कहा जाता है, और जीवन का पेड़ कहा जाता है अनुमस्तिष्क को, सेरेबेलम को। सेरेबेलम जो होता है वो शरीर का संतुलन बनाता है, चलना और गतियों का समन्वय हमारा सेरेब्रम का काम है, और पेशीय संकुचन का काम मतलब हमारे बॉडी बिल्डर या ये सब चमड़ी उड़ी को बनाने का काम भी ये हमारा सेरेबेलम का है। अब बोलने में सहायता करना ये भी हमारा सेरेबेलम का काम होता है। अत्यधिक शराब पीने से अनुमस्तिष्क मतलब सेरेब जो बेलम है, सेरेब एक ब्रेन, ठीक है, एक सेरेबेलम, बलम याद रखिएगा तो ज्यादा आसान रहेगा, बेलम, ठीक है, प्रभावित होता है, जिससे शरीर का संतुलन जो है बिगड़ सकता है। तो शरीर का संतुलन इसी से बिगड़ जाता है, इसलिए देखते हैं शराब पीते हैं दिमाग हिल जाता है और अलग अलग दुनिया में चले जाते हैं आदमी। चलिए मस्तिष्क तना की बात करते हैं, ब्रेन स्ट्रीम, स्ट्रीम जो होता है शाखा जिसे कहते हैं, तना कहिए, किस पे है, तो मिड ब्रेन पे है, पॉन्स पे है और मेडुला ऑब्लिंगेटा, ये तीन को कहा जाता है। तो तीन खंड में बताया गया है कि हमारा अगर मस्तिष्क का तना की बात करें तो पॉन्स तो सबसे ज्यादा होता है, मिड ब्रेन इंपॉर्टेंट है और मेडुला ऑब्लिंगेटा, ये सब इंपॉर्टेंट है। यही तीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं कि आवश्यक फैटी एसिड की बात करते हैं, EFAS बोलते हैं, तो मस्तिष्क की संरचना एवं कार्यात्मक क्षमता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शरीर स्वयं का निर्माण नहीं कर सकता, इन्हें आहार के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, तो इन्हें आहार के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। मुख्य स्रोत अगर देखा जाए तो मछली, हरी पत्तेदार सब्जियां, बादाम और अखरोट आदि खा सकते हैं आप। क्लियर हो गए। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फेलोग्राम, मतलब कि इलेक्ट्रो, यहाँ पे गलती लिख दिया है, ECG का फुल फॉर्म दूसरा होता है, ECG का फुल फॉर्म है कि इलेक्ट्रो एंस फेलोग्राम होता है, एंस फेलोग्राम है, यहाँ पे अच्छा से नहीं लिखा है इसलिए याद है, ECG का आता है इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो इन, इनसे, इनसे है ना, इनसे फेलोग्राम है लिखा हुआ, ई माने इनसे, इनसे फेलोग्राम होगा ECG का। और इसका क्या है कि यह उपकरण है जो मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियों मतलब इलेक्ट्रिक पल्स होते हैं, इंपल्स कहिए, उसको रिकॉर्ड करता है। क्लियर हो गया। देखिए कुछ पॉइंट बचा हुआ है उसे हम क्लियर करते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि यह मस्तिष्क तरंगों में अनियमितताओं की पहचान कर सकता है, जैसे दौरे, मिर्गी, मस्तिष्क ट्यूमर जो होते हैं और सिर की चोट जैसे स्थितियों कि नींद में सहायता जो है कर सकता है, जिसे हम ECG के माध्यम से पता करते हैं। ECG को हम इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम बोलते हैं, एन्सेफेलोग्राम बोला जाता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम बोला जाता है ECG को, जिससे हम पता करते हैं कि भाई दौरा, मिर्गी, मस्तिष्क ट्यूमर हो सकता है, सिर की चोट जैसे इस सब चीज की हम पता करते हैं, नींद की सहायता के लिए हम लोग मदद करते हैं, ये होता है ECG। अब बात करते हैं उपयोग की बात करें तो दौरे या मिर्गी का पता लगाने में इसका उपयोग होता है, ECG का करते हैं, मस्तिष्क ट्यूमर का निदान निकालने में और सिर की चोट को जांच करने में, मस्तिष्क तरंग की अनियमितता को पहचानने के लिए हम ECG का काम करते हैं, याद रखिएगा। अब बात करते हैं मेरुरज्जु की, स्पाइनल कोर्ड, जिसे मेरुरज्जु मतलब स्पाइनल कोर्ड की बात करते हैं, जो कि आप देख सकते हैं ये है। तो मेरुरज्जु की बात कर रहे हैं हम लोग, तो मेडुला से निकलता है, जुड़ा रहता है, याद रखिएगा। नर्वस जो है तंत्र का जड़े कह सकते हैं, ये जड़ के रूप में माना जाता है। संरचना अगर देखें तो बेलनाकार जैसा आपको दिखेगा मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड। लंबाई इसका देखें 45 सेंटीमीटर बताया जाता है, 45 सेंटीमीटर बताते हैं। मेरुरज्जु मेडुला से निकलती है, मेरुरज्जु जो है मेडुला से निकलती है। मेरुरज्जु जो है प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करती है, प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करती है, याद रखना है। और याद रखेंगे इसका कार्य क्या है कि संवेदी संकेतों मतलब संवेदनशील कोमलता वाली बात, संकेतों को शरीर से मस्तिष्क तक पहुंचाता है। हमारे शरीर में टच किया तो हमारे दिमाग में जाएगा इसी के माध्यम से। मस्तिष्क के आदेशों को जो है शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। मस्तिष्क का भी जो सोच रहे हैं आप पूरे शरीर में आता है। अगर किसी चीज को आप देखे होंगे कि आप मान लीजिए मांसाहारी नहीं है, अगर मांस खाते हुए किसी को देख रहे हैं तो आपके शरीर का कंपन हो जाएगा, तो इस तरह का होता है, ये हमारा दिमाग करता है। प्रतिवर्ती क्रिया की बात करें, रिफ्लेक्स एक्शन की बात करें, इसका नियंत्रण करता है। ये सब काम है मेरुरज्जु का, स्पाइनल कॉर्ड का, जो मस्तिष्क के माध्यम से ये काम होता है। मितवर्ती क्रिया का उदाहरण देखा जाए तो गर्म वस्तु को छूने पर हाथ तुरंत पीछे हट जाता है, ये हमारा मेरु स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित है। ब्रेन हमारा ये इंडिकेशन देता है, पूरा मेरुरज्जु जो है तुरंत एक्शन करता है, ठीक है। अब परिधि तंत्रिका तंत्र तो हम पढ़े थे, लेकिन फिर से थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि यह तंत्रिका का एक जाल होता है परिधि तंत्र, जिसे पेरीफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं,
ठीक है, याद रखिएगा। तो ये तंत्रिकाओं का एक जाल है जो दिमाग और मेरुरज्जु के बाहर पाया जाता है, जो कि दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक कपाल तंत्रिका कहा जाता है, जिसे क्रेनियल नर्वस कहते हैं, याद रखिएगा। और एक और होता है जिसे न्यूरॉन बोलते हैं, न्यूरॉन नहीं, मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र कहते हैं, जो कि 31 जोड़ी का होता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। आगे तो इसे हम पढ़ते हैं कपाल की। तो कपाल के बारे में दिया नहीं है इसमें डिटेल, मैं और डिटेल इसमें जोड़ रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा कपाल के बारे में कि कपाल तंत्र का जो है क्रेनियल जो नर्वस है उसकी बात करते हो तो गर्दन के आसपास होता है 12 जोड़ी होता है। तो कपाल कितने होते हैं? 12 जोड़ी। क्रेनियल नर्वस कितने होते हैं? 12 जोड़ी। ये कपाल जो है खोपड़ी से निकलती है। ये कपाल जो है मतलब कपाल कहिए या खोपड़ी कहिए, वहां से निकलता है, कपाल से निकलता है। ये मस्तिष्क से जुड़ी होती है। 12 जो निकला है मस्तिष्क से जुड़ी होती है। मुख्यतः सिर, चेहरा, आंख, कान, जीभ, गले और आंतरिक अंगों को नियंत्रित करती है ये हमारा कपाल तंत्रिका। उदाहरण के लिए दृष्टि देखने की बात करता है, श्रवण सुनने की बात करता है, स्वाद चखने की बात करता है, गंध की बात करता है, चेहरे की मांसपेशियों की गतिविधि ही ये उदाहरण है जो कि बाहरी चीजों से दिखाता है, तो वो होता है कपाल तंत्रिका। अब बात करते हैं कि 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका में क्या क्या होता है। तो देखिए प्राण तंत्रिका इसमें आता है, जिसमें गंध की अनुभूति होती है। एक घ्राण इसको कहते हैं, प्राण लिख दिया है घ्राण, ठीक है, घ्राण। दृष्टि तंत्रिका जिसे हम देखते हैं। नेत्र गति तंत्रिका जो तीसरा है वो हमारा जो है क्या करता है? आंखों की गति का करता है। चतुर्थ तंत्रिका जिसे कहते हैं आंख की गति को। देखिए नेत्र की गति भी तीसरा है और ये चौथा कर दिया है। और त्रिशूल तंत्रिका जिसे 5 में है, चेहरे के संवेदी और चबाने वाली बात है। अपसारी तंत्रिका में देखा जाए तो आंखों की गति फिर से है। और मुख तंत्रिका में बात करें तो चेहरे की मांसपेशियां या स्वाद की बात करेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं, आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, इससे सवाल नहीं पूछेगा। और भी बातें करेंगे। अब चलिए थोड़ा सा आ जाते हैं, यहाँ पे बचा हुआ था अब मेरुरज्जु का दूसरा, है ना। मतलब कि आप मेरुरज्जु तंत्रिका की पढ़ेंगे, कपाल तंत्रिका पढ़ लिया, मेरुरज्जु तंत्रिका जिसे हम स्पाइनल नर्वस बोलते हैं। नर्वस मतलब मेरुरज्जु तंत्रिका, जो कि 31 जोड़ी होता है। कितने जोड़ी होते हैं? 31 जोड़ी, 31 जोड़ी होते हैं। तो 31 जोड़ी होता है, तो ये बताइए कि 31 जोड़ी में देखा जाए तो C1 से लेकर C8 तक हेड एंड नेक को बताया गया है। मतलब हेड और नेक का याद रखिएगा, मतलब उसे सर्विकल नर्वस बताया गया है। क्या बताया गया? सर्विकल या सर्वाइकल जो है आपका क्या बताया गया है? मेरुरज्जु बताया गया है, नर्वस बताया गया है, तंत्रिका बताया गया है। 31 जोड़ी का होता है। तो T1 T12 जो होता है वो चेस्ट मसल्स होते हैं, जहां पे छाती पे होते हैं। हेड से लेकर नेक तक के चले गर्दन तक के चले जाएगा तो C1 C8 है। और T1 से लेकर T12 तक जो अगर रहेगा वो चेस्ट मसल्स होते हैं, जिसे हम थोरैसिस नर्वस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थोरैसिस नर्वस बोला जाता है। और L1 से लेके L5 तक जो होता है वो होता है L से लेग, तो लेग मसल्स के होते हैं, जिसे लंबर बोलते हैं, लंबर नर्वस बोला जाता है। और S1 से लेके S5 की बात करेंगे तो वो होता है सैक्रल, सैक्रल नर्वस होता है, जो कि वॉल सेक्सुअल फंक्शन जो होते हैं याद रखिएगा उससे संबंधित होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। और एक होता है कॉक्सीसीजियल, कॉक्सीसीजियल जो होता है वो कॉक्सीसीजियल नर्वस होता है। बस इतना ध्यान रखिए, जो कि अंत में होता है कुछ की तरह हो जाता है। कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में जो ऑटोमेटिक जो नर्वस सिस्टम है, जो कि अचानक आते हैं, जैसे आंखों की पुतलियों से संबंधित है, रक्तचाप का आना जाना, घटना बढ़ना, है ना, दिल की धड़कन, दिल को कम होना बढ़ना, ये सब। तो याद रखिएगा उसमें दो भाग में बांटा गया है, पैरा पैथेटिक होता है। सिम यहाँ पे देखिएगा पैरासिम पैथेटिक, और एक होता है सिम्पैथेटिक, सिम्पैथेटिक, सिम्पैथिक याद रखिए। तो सिम्पैथेटिक पै है याद रखिए, आप पैथेटिक भी बोल सकते हैं, पैथेटिक भी बोलते हैं। और एक में परा लग गया, परा सिम्पैथेटिक लग गया, एक सिम्पैथेटिक लग गया। तो याद रखिएगा पैरा सिम्पैथेटिक में होता क्या है कि आंखों की पुतलियों का आकार घटता है, और सिंपैथेटिक में होगा आंखों की पुतलियों का आकार बढ़ेगा। और रक्तचाप का जो है इसमें क्या होगा? परा सिम्पैथेटिक में क्या होगा? कम होगा, इसे हम परा बोलते हैं, याद करने परास एस। पीएस में क्या होगा? रक्त का चाप जो है कमेगा। और सिर्फ एस में क्या होगा? रक्त चाप का अधिक होगा, याद रखिएगा। और दिल की धड़कन जो है पीएस में मतलब पैरासिम्पैथेटिक में जो होगा दिल का धड़कन कमेगा। और यही दिल की धड़कन कहाँ पे अधिक होगी? तो एस में होगा, सिम्पैथेटिक में होगा। तो एस वाले व्यक्ति आजकल कांड कर ही रहे हैं, आप देख ही रहे हैं कि मर्डर कर दे रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं, ऐसा मत लीजिएगा कि मैं किसी को कर रहा हूं, लेकिन गलत गलत होता है, ये आप भी जानते हैं। चलिए, किडनी की क्रिया का धीमा होना, तो किडनी की क्रिया का धीमा होना
थोड़ा मोड़ा मैं भी रील्स देख लेता हूँ, ऐसा नहीं कि दिन भर मैं थोड़ा हम भी रील्स देख कर न्यूज देख लेता हूँ, ऐसे ज्यादातर मैं रील्स नहीं देख पाता, समय नहीं है। किडनी की क्रिया धीमी होने लगता है, तो इसमें किसमें होता है, परा में मतलब पीएस में, और इस वाला में क्या होगा, तेज हो जाएगा। अब इस वाले व्यक्ति आपसे जुड़ेंगे तो हो जाएंगे, तो ये पर्सनली इस वाले मत समझिएगा, जो मेरे से जुड़े हुए हैं उनको नहीं बोल रहा हूँ। ये रील की जो थोड़ी कॉमेडी कर देते हैं लोग, उनका थोड़ा सा मैं भी आपको ले लेता हूँ, क्योंकि आप भी रील्स देखते होंगे आप लोग, तो थोड़ा ये सब याद रहेगा, भूलिएगा नहीं, इस ऐसे मत टेंशन मत लीजिएगा। चलिए न्यूरॉन की बात करेंगे, न्यूरॉन की बात करेंगे। न्यूरॉन की बात करें तो अब न्यूरॉन की जानकारी लेते हैं, मतलब नर्वस की बात करते हैं। नर्वस से संबंधित होता है न्यूरॉन। तो यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है न्यूरॉन। कार्य करने का भी और संरचना करने का भी काम करता है। यह 3 प्रकार के होते हैं न्यूरॉन। संवेदी न्यूरॉन जिसे सेंसियरी न्यूरॉन बोलते हैं, इंटर न्यूरॉन मतलब इंटर न्यूरॉन ही बोलेंगे, मोटर न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन होते हैं, 3 वो होते हैं। संवेदी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए संवेदी न्यूरॉन का एग्जांपल में देखें तो रिसेप्टर संवेदी होता है, रिसेप्टर रिसेप्ट करेगा, जैसे छुएगा तो भाग जाएगा, तुरंत धुआं वहां से जा जाता है हमारा स्किन। और एक मस्तिष्क मेरुरज्जु होता है जिसे सीएनएस बोलते हैं, ठीक है। ये होता है इंटर न्यूरॉन होता है, अंदर होता है ना, याद रखिएगा। एक मांसपेशी और ग्रंथि जो है प्रभावी अंग होते हैं, ठीक है। ये मोटर न्यूरॉन होता है, क्या होता है, मोटर न्यूरॉन होता है, मोटर जैसा काम करता है, ठीक है। न्यूरॉन की कार्य प्रणाली के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए अब आ गए हम लोग न्यूरॉन की कार्य प्रणाली की बात करेंगे, फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन की जो कार्य प्रणाली होती है उसमें जो है डेंड्राइट जो होते हैं, डेंड्राइट बोलिए या डेंड्रिटिक बोल दीजिए, एक ही होता है। तो डेंड्राइट याद रखेंगे, विद्युत आवेग इसमें इस्तेमाल होता है। अब इसमें एक्सॉन की बात होगी, सेल बॉडी की बात होगी, रिसेप्टर की जानकारी आपको मिलेगा कैसे, ये सब हम पढ़ेंगे। रसायन रसायन निकलता है तो कौन सा रसायन निकलता है, ये होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो आगे इसमें ये पढ़िए कि रिसेप्टर से जानकारी जो होते हैं एक तंत्रिका सेल के जो है डेंड्रिटिक सिरे के अंत में एक रासायनिक प्रतिक्रिया के रूप में प्राप्त किया जाता है। तो रासायनिक क्रिया के रूप में हम बताते हैं जिसे डेंड्राइट बोलते हैं, याद रखिएगा। जो एक विद्युत आवेग पैदा करता है, क्या करता है, एक विद्युत आवेग इसमें पैदा होता है, क्योंकि आप पिक्चर में देख रहे हैं। और सुन लीजिए, यह आवेग जो है डेंड्राइट से कोशिका शरीर तक और फिर जो है एक्सॉन अच्छ तंतु जिसे बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं, के अंत तक जाता है। तो एक्सॉन तक ये जाएगा, यहां से आएगा, ठीक है। विद्युत आवेग के प्रभाव से जो है एक्सॉन जो होते हैं जिसे एक्ष तंतु बोलते हैं, ये सिरे पर रासायनिक निकलता है, यहाँ पे रासायनिक निकलता है, ठीक है, सिरे पर जाकर निकल जाता है। तीसरा हो गया, अब देखिए यहाँ पे ही चलिएगा कि ये रासायनिक अंतराल जो होता है जिसे सिनेपस को पार करते हैं और अगले न्यूरॉन के जो है डेंड्राइट में एक समान विद्युत आवेग शुरू करते हैं। तो एक डेंड्राइट न्यूरॉन के सामने विद्युत आवेग शुरू करते हैं। इसी तरह का सिनपैस अंत में न्यूरॉन्स से अन्य कोशिकाओं जैसे मांसपेशियों की कोशिकाओं या ग्रंथि तक ऐसे आवेग होते हैं। आवेग मतलब आवेग के वितरण के अनुमति देता है, आवेग के वितरण की अनुमति देगा, यही है। तो अगले न्यूरॉन के जो है डेंड्राइट के सामने विद्युत आवेग शुरू हो जाता है, याद रखिएगा। इस ये प्रोसेस है, चलता है। चलिए न्यूरॉन के भाग की बात करेंगे। न्यूरॉन के भाग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम डेंड्राइट जिसे डेंड्रिट भी बोलते हैं, तो डेंड्राइट बोलते हैं, तो यह जानकारी प्राप्त करता है। डेंड्राइट से हमको कैसे पता होता है, जानकारी प्राप्त होता है। कोशिका काय मतलब सेल बॉडी से क्या होता है, तो ये इसके द्वारा हमारा प्राप्त की गई जानकारी विद्युत आवेग के रूप में यात्रा करता है, ये हमको पता चलता है। एक्सॉन से क्या पता चलता है, मतलब अच्छे तंतु से क्या पता चलता है, तो यह जो है कोशिका के शरीर का सबसे लंबा तंतु है, जिसे अक्ष तंतु कहते हैं, मतलब एक्सॉन कहते हैं, ये वाला, ठीक है। और यह जो है सेल बॉडी से विद्युत आवेग को न्यूरॉन के डेंड्राइट तक पहुंचाता है, न्यूरॉन से डेंड्राइट तक पहुंचाता है, ये काम करता है एक्सॉन। चलिए सिनपैस, सिनेपैस या सिनपैस, याद रखिएगा, यह एक न्यूरॉन के तंत्रिका तंत्र और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच जो है, दूसरा डेंड्राइट के बीच की खाई है, ये कौन, सिनेपैस, यहाँ पे खाई है, देखते हैं, नया बनाने के लिए, फिर ऐसा बनेगा, फिर चला जाएगा। और यह विद्युत संकेत को आगे संरचना मतलब संचरण कहिए, संरचना देने के रूप में कहिए या संचरण के रूप में कहिए, रासायनिक संकेत में
परिवर्तित किया जाता है। तो रासायनिक यहाँ पे रासायनिक निकल जाते हैं, ये संकेत के रूप में परिवर्तित करते हैं, याद रखना है। ठीक है, क्लियर हो गए। अब ये न्यूरॉन की कार्य प्रणाली तो आप देख ही रहे हैं, ये फिर से हम यही है। और यहाँ पे मानव मस्तिष्क के बारे में हम पढ़ लिए थे, ललाट और ये सब पढ़ लिए। ये सब आपका पीडीएफ दे दिया जा रहा है टेलीग्राम पे, 2 मैंने पीडीएफ दिया है और ये तीसरा मैं दे दूंगा, आज रात को आपका पीडीएफ मिल जाएगा। नलिन अकाडमी टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लीजिए, जल्द ही मैं आपको इस पे लिंक भी दे दूंगा जो कि ज्वाइन कर सकते हैं।